गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे वायु में अपन ने कल वायु दाब पढ़ लिया था। अब है मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे अपन। वायु में मौसम व जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे अपन। अब इसमें है, अपन ने कल वायु दाब पढ़ा था, इससे पहले अपन ने तापमान पढ़ा था। अब है पवन। पवन किसे कहते हैं? पवन किसे कहते हैं, या जो हवा चलती है ना, ये किसे कहते हैं? अब मैंने कल वायु दाब पढ़ाया था तुम्हें, तो वायु दाब में पवन की दिशा बताई थी। वायु दाब मुख्यतः प्रभावित करता है पवन को, और वायु दाब किससे डिसाइड होता है? तापमान से। ये एक दूसरे पर निर्भर है इधर। तो पवन इसमें देखो, उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, इसमें लिख लो आप, उच्च वायु दाब क्षेत्र से, वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। कल मैंने वायु दाब पढ़ाया था। उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। आगे समझ में। मैंने कल बताया था वायु दाब किससे प्रभावित होता है? तापमान से। अब जहां पर तापमान अधिक है वहां पर वायु दाब क्या होगा? वायु दाब निम्न पाया जाएगा। कल मैंने इसका कारण बता दिया था, निम्न या कम भी लिख सकते हो आप, कम पाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जहां तापमान कम है वहां पर वायु दाब अधिक पाया जाएगा। ये एक दूसरे से विपरीत है, मैंने कल समझा दिया था। अब इसमें देखो, आप पवन को काम करते देख सकते हैं। यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल एवं धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। लेकिन 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अब इसमें ये समझाया गया है कि अपन जैसे जब हवा चलती है, तेज हवा चलती है तो अपन महसूस करते हैं ना। अब इसमें ये बताया गया है कि 3 कारण और सूझेंगे। जैसे एक तो तेज पवन में अपन छाता लेके नहीं चल सकते। छाता उल्टी दिशा में, वो जब पवन उस पर दबाव डालती है तो वो उल्टा हो जाता है, नहीं लेके चल सकते। दूसरा, अपन पवन की दिशा के अनुरूप ही चल सकते हैं। जैसे पवन इधर चल रही है तो अपन इधर ही चलेंगे। अगर विपरीत दिशा में चले तो तेज पवन है तो वो चलने नहीं देती, वो इतना दबाव डालती है, क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें हमेशा चलती हैं। तो इसमें ये तो पवन हो गई। अब उसके बाद पवनें कितने प्रकार की होती हैं? पवनें 3 प्रकार की होती हैं। पवनों के प्रकार देखो, पवन 3 प्रकार की होती हैं। पहली है स्थायी पवनें। स्थायी पवनें, दूसरी पवनें हैं मौसमी पवनें। मौसमी पवनें अब तीसरी है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें। अब देखो, स्थायी पवनें क्या होती हैं? स्थायी पवनें वो होती हैं जो हमेशा एक ही दिशा में चलती रहती है। ठीक है, हमेशा अपनी निश्चित दिशा होती है उनकी, पूरा साल
वो हमेशा उसी दिशा में बहती रहती हैं। ये भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें, दूसरा है पछुआ पवनें, तीसरा है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें, यह 4 तुम्हें याद रखना है, लिख भी लेना है, ठीक है। पछुआ पवनें, अब यह मैं समझा दूंगी एक बार। अब मौसमी पवनें वो होती हैं, स्थायी पवनें तो पूरी साल उनकी निश्चित दिशा होती है और वो निश्चित दिशा में ही हमेशा चलती रहती है। अब दूसरे प्रकार की पवनें हैं मौसमी पवनें। मौसमी पवनें कौन सी होती हैं? जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं। जैसे अपने यहाँ एक उदाहरण है मानसूनी पवनें। भारत में मानसूनी पवनें सुना होगा ना आपने, मानसूनी वर्षा होती है जिन पवनों के द्वारा, वो मानसूनी पवनें, मानसूनी पवनें का उदाहरण है। अब स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं? जो स्थान छोटे छोटे क्षेत्रों में जो स्थानों के अनुसार चलती हैं, जैसे समुद्र समीप, स्थल समीप, स्थल पे अलग प्रकार की पवनें चलती हैं, जल पे अलग प्रकार की जलीय समीप, ये इस प्रकार के उदाहरण हैं समुद्री समीप। शुष्क एवं गर्म स्थानीय पवनें हैं जिन्हें लू कहते हैं, जो विशेष स्थानों में चलती हैं। इस स्थानीय पवनों में कौन सी पवनें आती हैं? जो कि विशेष स्थानों में, जैसे अपने भारत में लू चलती है, लू गर्मियों में ही चलती है ना, और विशेष स्थानों में जैसे उत्तरी भारत में लू चलती है गर्मियों में, तो वो स्थानीय पवन, ठीक है। अब ये 3 प्रकार की ये पवनें हैं। देखो, स्थायी पवनें जो निश्चित दिशा में पूरा साल उनकी वही दिशा होती है, उन्हें स्थानीय पवनें, स्थायी पवनें कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। अभी मैं समझा दूंगी। दूसरा है मौसमी पवनें, जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं, जैसे मानसूनी पवनें। भारत स्थानीय पवनें, इसमें आ जाएगा जलीय समीप, समीप का मतलब होता है पवन या हवा, जलीय समीप, और जैसे अब अपन भारत की बात करें और भी स्थानों में, जैसे कोन है, शियोन है, ये अलग अलग सिरमको है, हामरटन है, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पवनें चलती है, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें एक चित्र बनाकर समझा देती हूँ। ये पवनें जैसे पूरी पृथ्वी पर किधर चलती है, यह समझ लो पूरी पृथ्वी, ठीक है। अब ये, अब इसमें देखो भूमध्य रेखा है, यह 0 डिग्री की, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होते हैं। यहाँ पर सारा साल सूर्य सीधा चमकता है, तो इससे यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, तो वायुदाब निम्न पाया जाएगा। अब उच्च अक्षांशों में जो जो जाएंगे तो तापमान भिन्न हो जाता है। अब यह 23.5 डिग्री की, जैसे ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये, और 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। अब इन जो ये इन्हें क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें। यहाँ कौन सी पवनें चलती है, इनकी दिशा क्या होती है, यहाँ से ये यूं चलती है, क्योंकि ऊंचे वायुदाब ऊपर रहता है ना, भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं ये पवनें, ठीक है। अब इनमें देखो, अब उत्तरी क्षेत्र में तो इन्हें ऐसे आती है ये पवनें, इधर से ये, और ये उत्तर और पूर्वी क्षेत्र से, और ये दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र से ये पवनें, ठीक है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अब व्यापारिक पवनें होती हैं,
अब उत्तर में इन्हें उत्तरी व्यापारिक पवने कह देंगे और दक्षिण में इन्हें दक्षिणी व्यापारिक पवने कहते हैं। इसी प्रकार से फिर उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र आता है, इसमें पछुआ पवने चलती हैं पश्चिम से। अब इसके ऊपर देखो ये यहाँ से 6.5 डिग्री तक, अब इधर से ये पश्चिम से आती हैं ये पवने, इसलिए इन्हें पछुआ पवने कहते हैं। ये पश्चिम से आने के बाद इन्हें पछुआ पवने कहते हैं। अब यह दक्षिणी पछुआ पवने और यह हो जाएंगी उत्तरी पछुआ पवने। पछुआ या पश्चिम पवने पूर्व से आती हैं तो उन्हें पूर्वी पवने कह देते हैं। ठीक है। अब ध्रुवीय क्षेत्रों में पूर्व से आती हैं वो पवने, ये उच्च दाब या वायु दाब के कारण इनकी दिशा बदलती है, तो ध्रुवीय पूर्वी पवने और ध्रुवीय पश्चिमी पवने। ध्रुवों से आती है ना ये पूर्वी पवने, इधर ऐसे, ये भी ऐसे। ठीक है। अब ध्रुवीय पूर्वी पवने। ठीक है। इन्हें कहते हैं, ये इस प्रकार की ये जो व्यापारिक पवने हैं ना, जो स्थानीय पवने, इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब आ गई है समझ में, ये इस प्रकार की ये पवने हैं। अब मौसमी पवनों में मानसूनी पवने जो एशिया महाद्वीप में या हिंद महासागर में से उठती हैं और उनको प्रभावित करते हैं। स्थानीय पवनों में ये मुख्यतः यही पवने हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद है पवनों की दिशा आपको आगे होगी समझ में। इसके बाद है आर्द्रता। ठीक है। पवनों में आपने पढ़ा, पवने उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। यह 3 प्रकार की होती है। इसमें स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। स्थायी पवने में भी 3 प्रकार के होते हैं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। ठीक है। अब मौसमी पवने मानसूनी पवनों को कहते हैं, मौसम के अनुसार जो दिशा बदल लेती है। इसी प्रकार स्थानीय पवने। अब आगे है आर्द्रता, कि वायु में जो आर्द्रता रहती है या नमी रहती है वो किस प्रकार से रहती है। अगला पॉइंट है मौसम और जलवायु क्या प्रभावित करता है, वहाँ की आर्द्रता। अब आर्द्रता में देखो, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होकर जो यह जलवाष्प बन जाता है, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को, वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है। अब जलवाष्प है, जलवाष्प किस प्रकार से बनता है। जल जो है वो वाष्प बनकर या हल्का होकर जो ऊपर उठता है ना वायु में, उसे जलवाष्प कहते हैं। उसमें नमी होती है, आर्द्रता होती है उसमें। ठीक है। उसे ही यह जलवाष्प कहते हैं। अब देखो इसमें आगे, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है और दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों से बनते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है तो वायु में तैर नहीं सके तब यह वर्षण के रूप में नीचे गिरती हैं। अब यह एक प्रक्रिया है, मैं अभी समझा दूंगी। आकाश में उड़ते हैं जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं, जिन्हें इनके इंजनों से निकलती
नमी संघनित हो जाती है वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भूजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तब जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और नीचे इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि अभाव पर आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: समैनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी एवं सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। अब देखो, समुद्रों में जल रहता है, ठीक है ना, सागरों में यह जल रहता है। जहां पर तापमान अधिक रहता है ताप क्या करता है, उसको गर्म कर देता है और हल्की होकर वायु ऊपर उठने लग जाती है ना, तो जो समुद्रों में वायु उठेगी वो जलवाष्प के रूप में या आर्द्रता के रूप में वो नमी लेकर, मैंने तुम पहले भी बताया था ना कि वो अपने साथ जो पानी होता है ना उसको गर्म कर देती है। तो गर्म पानी ऊपर उठता है ना, उबालता है, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था। तो वो जो पानी ऊपर उठता है उसमें वो जल के कण उसमें रहते हैं, समझ गए ना। वो नमी, जैसे अपन देखो कोई प्लेट किसी बर्नर पे अपन वो रखते हैं, एक पतीला, उसमें पानी रखते हैं और उसको प्लेट से ढक देते हैं, तो उस पानी में वो जल की बूंदें जम जाती है ना, वो भाप बनकर जब ऊपर उठता है तो वो जल अपने साथ ऊपर वाष्प बनकर जब उठता है, गर्म हो जाता है, हल्का होकर जब ऊपर उठता है तो जल में से, जैसे समुद्रों के ऊपर जब वायु में जलवाष्प होते हैं तो ऊपर उठते हैं तो उसमें जल की मात्रा होती है, इसलिए वो आर्द्र होते हैं, उनमें नमी बनी रहती है, आर्द्र होते हैं। अब यह आर्द्र जलवाष्प जब थोड़ा सा ऊपर ठंडे क्षेत्रों में होता है तो यह जमने लगता है, जिससे क्या बनता है, बादल। जब यह जलवाष्प जमने लगता है बादल बनता है। अब इन बादलों में जब जलवाष्प की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि ये बादल अपने आप में उसको रख नहीं सकते, तो ये किसी भी क्षेत्र से टकराते हैं या ठंडे प्रदेशों में जब जाते हैं तो इनसे क्या होती है, वर्षा होती है। और वर्षा का जल बूंदों के रूप में गिरकर फिर पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी से वो विभिन्न प्रकार से बहता हुआ भूमिगत जल के रूप में वो फिर पृथ्वी के कुछ अंदर चला जाता है, कुछ फिर महासागरों में वापिस चला जाता है। ठीक है, यह जल चक्र है। जल चक्र है कि समुद्र में से ही उठा या जल फिर जलवाष्प के रूप में उठता है, जलवाष्प के रूप में उठता है जल, जैसे ये जलवाष्प के रूप में उठा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है ठंडी जलवायु में, जब ये जाता है तो ये बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद फिर वर्षा के रूप में ये गिरता है, बूंदें पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी से ये बहता हुआ भूमिगत जल और महासागरों के रूप में ये फिर समुद्र में यह जल मिल जाता है। ये जल चक्र है। तो अब वर्षा भी इसमें 3 प्रकार की बताई है। देखो कौन कौन सी वर्षा, समैनीय वर्षा, समैनीय वर्षा, दूसरी है चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, और तीसरी है चक्रवाती वर्षा। अब समैनीय वर्षा कहाँ होती है, या भूमध्य रेखा के पास जो समैन धाराएं उठती है ना, उनमें समैनीय वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो पर्वतों से टकराकर जो वर्षा होती है पर्वतों के किनारों पर, उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और चक्रवातों के रूप में जो जल उठता है उनसे जो वर्षा होती है, चक्रवात उसमें समुद्र में उठते हैं, भयंकर मतलब तूफान आता है ना, बहुत तेज गति से जब वो बहने लगता है पानी, तो उसे चक्रवात की वर्षा कहते हैं। ठीक है, अब यह लेसन अपना खत्म हो गया है। अब कल अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह आर्द्रता और आज अपन ने पढ़ा है, यह आपके समझ में आ गया होगा। वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब जलवाष्प कैसे बनता है ये मैंने बता दिया। अधिक तापमान के कारण जल ऊपर उठने मतलब वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, जिससे कि यह बादलों का निर्माण होता है, बादलों से वर्षा होती है और वर्षा फिर पृथ्वी पर आती है।